हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस क्लासेज में देखे थे टैक्स के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे, क्योंकि जीएसटी सीखने के लिए, टैली में जीएसटी सीखने के लिए टैक्स का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और केवल जीएसटी, इतना छोटा नाम है जीएसटी, लेकिन इसमें बहुत कुछ इंक्लूड है। अब उसके बारे में जानकारी होगा, टैक्स के बारे में, तभी हम जीएसटी को हम समझ सकते हैं। इसलिए बारीकी से समझेंगे हम टैक्स के बारे में। और मैं आप लोग को टैक्स का कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। और आज देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज ए टैक्स, टाइप ऑफ टैक्सेस बताए थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आज आप समझिए, हु हैज़ पावर टू कलेक्ट एंड लेवी टैक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कौन पावर दिया है टैक्स लगाने का और टैक्स कलेक्ट करने का। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, any law can be made in India provided it is permitted by the constitution। इसका मतलब क्या? मतलब कि हमारे इंडिया में कोई भी कानून चलता है तो संविधान, भारत का जो संविधान है, वो जो नियम बनता है, कानून बनता है, तो वहाँ से परमिट होता है, माने परमिशन देता है संविधान, तब वो कानून लागू होता है और उसका हम लोग फॉलो करते हैं। हर पब्लिक फॉलो करती है, वो चाहे प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो और राष्ट्रपति क्यों ना हो। मतलब कि इंडिया में कोई भी कानून बनता है तो वो भारत का संविधान में जो, अब कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके बारे में भी आज बताएंगे। लेकिन आप इतना समझाइए कि हमारा संविधान में जो परमिट देता है, मतलब कि आपको वहीं से नियम कानून बनता है। ठीक है। भारत का संविधान, India is a federal country where both central and states have the power to levy and collect taxes through appropriate legislation। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा जो देश है इंडिया एक फेडरल कंपनी है। अब फेडरल कंपनी मतलब क्या हुआ? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी हो गए, स्टेट गवर्नमेंट नीतीश जी हो गए, जैसे बिहार के नीतीश जी हो गए और यूपी के योगी जी हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना टैक्स अलग अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लेती है। तो ये फेडरल कंट्री कहलाता है। और भारत का संविधान ये इनको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो टैक्स लगाए और कलेक्ट करे। ये कानून है। तो भारत का संविधान परमिट करता है और उस लॉ के जो कानून नियम बनता है उस पर हम लोग फॉलो करते हैं, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडियन बिफोर जीएसटी। ये क्या है? देखिए, टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सभी को देना पड़ता है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है, पर्सन पर लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगता है। ये जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछे वाला वीडियो देख लें, पहला वीडियो टैक्स का, ये दूसरा है। तो हमने अभी अभी बताया कि सेंट्रल लेवी टैक्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग टैक्स लेती है और स्टेट कुछ अलग टैक्स लेती है। उसके बारे में ये लिस्ट दिया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जीएसटी लगने से पहले कौन सा टैक्स चलता था? इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया बिफोर जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशन एक्साइज ड्यूटी। ये दोनों मैन्युफैक्चर पर होता था, गुड्स का जो मैन्युफैक्चर होता था उस पर ये दो तरह का टैक्स लगता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी और लगाती थी। इसके बाद सीबीडी है, एक है साइड है। सीबीडी काउंटरवैलिंग ड्यूटी और साइड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। मतलब कि ये दो जो है आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर होता है। मतलब कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगता है, तो उसमें ये टैक्स अलग अलग है, सीबीडी, साइड। आपको बस ये समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है, और वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैक्स लेन देन होता है यहाँ पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स लेती है। इसके बाद सर्विस टैक्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और सबसे ज़्यादा इनकम का स्रोत आज के डेट में सर्विस टैक्स हो गया है, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो उसका नाम जान रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन टैक्स कलेक्ट करती है। इसके बाद टैक्स तो लेती है, उसके ऊपर भी सरचार्ज और सेस लेते हैं, एडिशनल ऑफ टैक्स। तो ये तो कुछ बात हुई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेती है उसका लगाती है। अब स्टेट लेवी टैक्स, अब स्टेट गवर्नमेंट जैसे वैट, सेंट्रल सेल टैक्स। अब वैट जो होता है सेल ऑफ गुड्स विथ इन स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट के अंदर लेन देन करने से वैट होता है, लगता है। हम पटना से कोई सामान आए, बक्सर बेच दिए, कृष्णापुरम बेच दिए, तो ये खरीद बिक्री अपनी स्टेट में करेंगे तो वैट टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। सीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज सेल करेंगे तो सीएसटी लगता है, ये भी गुड्स पर होता है। अब है परचेज टैक्स, इसको समझना होगा। सेल टैक्स तो समझ में आ रहा है कि सेल जब करते हैं तो उस पर टैक्स, गुड्स पर सेल, गुड्स पर हम लोग टैक्स ऐड करते हैं। लेकिन परचेज टैक्स क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये परचेज टैक्स के बारे में थोड़ा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। मान लें मिस्टर टैली गुरु एक रजिस्टर डीलर है। रजिस्टर डीलर का मतलब क्या हुआ? हम आगे बहुत पढ़ने वाले हैं, जो जीएसटी का एक अलग ही क्लास होगा,
और वो अलग ही वीडियो बनेंगे, लेकिन मैं ये बताता हूँ परचेज टैक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। रजिस्टर्ड डीलर जो होते हैं उनका अधिकार होता है कि परचेज करते समय टैक्स जमा करे, ठीक है, टैक्स पेड करे और सेल करते समय टैक्स रिसीव करे। ये रजिस्टर्ड डीलर होता है। एक अनरजिस्टर्ड होता है, अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर। ये न टैक्स देते हैं और न टैक्स वसूलते हैं, ठीक है। हाँ, अनरजिस्टर्ड डीलर को एक है कि गवर्नमेंट ने बता दे कि देखो तुम क्वार्टरली जितना तुम सेल करते हो 1% दे दो और तुम अपना बिजनेस करो, तुमसे कोई लेन देन नहीं है, तुम्हें उतना डॉक्यूमेंट की मांग नहीं किया जाएगा, ठीक है। छोटा व्यापारी तो ये सेल करेगा तो ये टैक्स नहीं ले सकता है, ये परचेज करेगा टैक्स नहीं देगा। इसको क्या है कि एक फिक्स रेट पर बता दिया गया कि भाई आपको इतना जमा कर देना है, ठीक है। टैक्स तो ऐसे सबको देना पड़ता है, एक उसी में इंक्लूड होता है, उसका डॉक्यूमेंट सब तैयार करके इसको जिम्मेदारी नहीं बना करने का मतलब है कि ये इसको अनरजिस्टर्ड डीलर को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि रजिस्टर्ड डीलर को एक एक चीज़ का रिकॉर्ड करना जरूरी है कि परचेज किया है, सेल किया है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। लेकिन अनरजिस्टर्ड को ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है टैक्स तो सबको देना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए परचेज टैक्स के बारे में जो बता रहे हैं। मान लीजिए कि रजिस्टर्ड डीलर के पास ऐसा सामान सेल करता है जो टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब जिस पर टैक्स वो रखता है या टैक्स देकर आता है, तो उस तरह का सामान अनरजिस्टर्ड डीलर के पास है, टैक्सेबल गुड्स, और कोई कारण से इसके पास वो माल नहीं है, तो वो अपने बगल में अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदता है। तो अब जब रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदेगा, परचेज करेगा, तो उस समय जो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो टैक्स नहीं काटेगा इस पर। जो वस्तु बेचेगा रजिस्टर्ड डीलर को तो टैक्स नहीं लेगा। नियम ये है रजिस्टर्ड डीलर का कि अगर आप टैक्सेबल गुड परचेज करते हैं तो उसका टैक्स दीजिए। तो ये परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो अब इनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जो रजिस्टर्ड डीलर होता है अनरजिस्टर्ड डीलर से टैक्सेबल गुड्स खरीदता है, तो रजिस्टर्ड डीलर को जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस परचेज का भी टैक्स जमा करे। सेल टैक्स तो परचेज करता है तो टैक्स जमा करता ही है, और सेल करता है तो टैक्स वसूल करता ही है। लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से वो खरीदेगा तो वो टैक्स काटने का इसका पास अधिकार है ही नहीं, लेकिन इस पर तो टैक्स लगता है। तो ये जो टैक्स लगता है वो जिम्मेदारी वही होता है। तो वही यह कर रहा है परचेज टैक्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, तो परचेज टैक्स होता है। लग्जरी टैक्स होता है, चार्ज ऑन लग्जरी प्रोडक्ट, जैसे होटल में, बड़े बड़े होटल में लग्जरी सामान यूज करते हैं हम लोग, सरकार लग्जरी टैक्स। एंटी टैक्स, एंटी टैक्स का मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करने पर जो टैक्स दिया जाता है, जो गुड्स मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये होता है क्या होता है? एक एंटी टैक्स। एंटी टैक्स मतलब एंटी टैक्स इज ए टैक्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट
टू अनदर इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ये होता है, मतलब एंटी टैक्स जो होता है, जो मूवमेंट होता है गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इन करेगा तो इस स्टेट को देना पड़ेगा एंटी टैक्स। ठीक है, एंटी टैक्स भी लगता है। यहाँ इंडिया में ना हर चीज़ पे एगो टैक्स लगा है, हर चीज पे एगो टैक्स लगा है। ऑक्टोरी चुंगी टैक्स, अपने ही स्टेट में इधर से उधर माल ले जाते हैं तो उसके लिए ऑक्टोरी टैक्स लगता है, और अदर स्टेट से भी आता है तो इधर से उधर ले जाता है, अलग अलग सिटी में ले जाता है तो लगता है। तो और इसके ऊपर भी सरचार्ज और केस लगते हैं। कहने का मतलब मेरा 100 बात में एक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो पैसा होता है वो दो जगह रखा गया है टैक्स के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और स्टेट गवर्नमेंट। चलते आएंगे और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर लगता है, मतलब कि पर्सन कमाएगा, इनकम करेगा तो उसके इनकम पर उसको टैक्स जमा करना है। नहीं कमाएगा नहीं जमा करेगा, ज़्यादा कमाएगा ज़्यादा जमा करना है। उस मतलब डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है। अब जैसे वेल्थ टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था, तो अभी इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स आपके इनकम पर लगता है। बस इतना समझिए कि आप कमाई करेंगे और आपकी कमाई का आप ही को टैक्स भरना है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है कि आप 3 लाख से ज़्यादा अर्न करते। तो ये तो बता चुके हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा बात इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है गुड्स पर लगता है या सर्विस पे। आप किसी प्रकार का सर्विस लेंगे तो टैक्स दीजिए, आप किसी प्रकार का गुड्स लेंगे टैक्स लेंगे। मतलब कि एक तो आपको ओल्ड सिस्टम जो इंडिया का था, अब तो बदल गया, जीएसटी आ गया है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ओल्ड सिस्टम में कैसा कैसा बहुत कन्फ्यूजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लेगी। एक प्रॉब्लम ये था। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स के लिए अलग टैक्स सिस्टम था और सर्विस के लिए अलग टैक्स सिस्टम था। गुड्स के लिए एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। ये जो भी टैक्स दिखाई दे रहा है, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, ये एक्ट कानून बना है, भारत के संविधान में इसका कानून बना है और तभी लागू हुआ है ये सब। मतलब कि द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स अनलेस इट इज ए पास्ड एज लॉ। मतलब कि जब तक गवर्नमेंट इसको पास नहीं करेगी तब तक कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है आदमी। मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया तो वो लागू हो गया। अगर कोई इस तरह टैक्स वसूल नहीं सकता है, कहने का मतलब है। तो ये एक्ट बने हुए हैं, कानून बना है। एक्साइज ड्यूटी का कानून 1944 में बना, कस्टम का एक्ट बना 1962 में, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स 1956 में और वैट 2005 में। आपको बता दें कि वैट सभी स्टेट लेवल का था। ये टैक्स 2000 कितना लोग स्टेट ने 2006 में लगाया है, 7 में लगाया, 8 में भी लगाया है। तो इसके बारे में वैट के बारे में बताएंगे डिटेल से आपको। और
अभी ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स में ये जो भी टैक्स बना हुआ है आप लिया जाता था पहले जीएसटी से पहले, तो उसका एक कानून बना है। ये मतलब कि पार्लियामेंट में इसको राज्यसभा लोकसभा में पास होके ये पास होके ये लागू हुआ है। इसके बारे में बताऊंगा कि एक्ट कैसे बनता है। फिलहाल अभी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में बहुत कन्फ्यूजन था। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग ले रही है, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैक्स। अब मैन्युफैक्चरिंग करो, माल बनाओ तो दो भाई को एक्साइज ड्यूटी। अब विदेश माल बेचो, विदेश से माल लाओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो कस्टम दो। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाओ तो CST दो। अपने स्टेट में बेचो तो वैट दो। और सर्विस टैक्स, सर्विस पर भी टैक्स। आज तक इसका तो कानून नहीं बना सर्विस टैक्स का, क्योंकि GST आने वाला था इसलिए। तो कहने का मतलब है कि हर काम के लिए, हर बात पर एगो न एगो टैक्स सरकार जोड़ देती थी। उसको तो पैसा लेना है, उसको पैसा करना है। क्योंकि देखिए, टैक्स इज एट द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि टैक्स जो है ना, गवर्नमेंट के बहुत बड़ा सोर्स है। दिस मनी इज डिप्लॉयड ऑफ वेरियस पर्पज एंड प्रोजेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। मतलब राष्ट्र को बढ़ाने के लिए ये टैक्स गवर्नमेंट वसूलती है पब्लिक से। किस रूप में? एक्सरसाइज के रूप में, कस्टम के रूप में, CST के रूप में, वैट के रूप में, सर्विस के रूप में। आपको बता दूं कि सर्विस सबसे ज़्यादा इनकम सर्विस टैक्स से है। इसका सर्विस टैक्स का सबका मैं अलग अलग क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन आपको बता दें कि अब ये सब खत्म हो गए। अब ये सब हट के आ गया GST। क्योंकि पहले बहुत प्रॉब्लम था, अलग अलग स्टेट को अलग अलग तरह का टैक्स दो, टैक्स सिस्टम है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैक्स, और अलग अलग टैक्स देने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ, 10 जगह घूमो, 10 जगह। तो ये सब खत्म, ड्रामा सभी खत्म। मोदी जी आके एकदम फंटेस्टिक काम के GST लगा दिए। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोल जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना, सर्विसेज टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर, कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया था बोथ सेंटर और स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट GST टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि GST जो टैक्स है वो टैक्स आधा आधा 50-50 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बांट कर लेगी। और इस तरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश चलाए और स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट चलाए। तो GST आने से बहुत सा टैक्स खत्म हो गया। खत्म क्या हो गया? यही चीज़ इसी में जुट गए। कहने का मतलब जो हम GST बताएंगे तो डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लेकिन पहले का टैक्स के बारे में जानकारी रहना जरूरी है। और इस प्रकार 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया GST। और आपको बताए भी कि गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स अनलेस, माने इस तरह सरकार न थोपती नहीं है टैक्स बिना लॉ पास हुए। जब तक ले कानून पास नहीं होगा तब तक कोई चीज़ होता नहीं है। तो ये हम लोग समझे, कुछ बातें कुछ समझे इसके बारे में। अब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? हाँ, तो ये देखें, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ।
ये क्या है? देखिए, हमारे इंडिया में भारत का संविधान में अगर कोई टैक्स जो है या कोई भी चीज़ कानून बन जाता है तो उसको सबको लागू करना है, सबको फॉलो करना है। वो सब पर लागू हो गया, पूरे इंडिया में जितने भी पब्लिक है वो सब पे लागू होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पेरेंट लॉ, ये बात है। अब यहाँ पर समझेंगे कि देखिए, जो भी कानून बनता है तो कानून आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, तो इस तरह आर्टिकल 265 में लिखा क्या है? नो टैक्सेस शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सपेक्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कि जिस चीज पर टैक्स नहीं लगा है वो चीज लेने का अधिकार नहीं है किसी को। क्लियर? दूसरा, आर्टिकल 246 में लिखा है, आर्टिकल 256 of the Constitution of give the power to the levy various kind of taxes with help of Schedule 7। देखिए, आर्टिकल में बहुत सा शेड्यूल होता है और शेड्यूल 7 में टैक्स के बारे में दिया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 246 शेड्यूल नंबर 7 में देयर आर 3 शेड्यूल। ठीक है, 7 इसमें क्या है कि हम लोग जो टैक्स पेड करते हैं, गवर्नमेंट जो मैंने पब्लिक टैक्स पेड करती है। ठीक है, जो भी टैक्स के बारे में बताए, तो ये कानून बना हुआ है। कानून क्या बना है और कानून कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। तो आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7 में लिखा है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 गो लिस्ट है। इस लिस्ट में बताया गया है यूनियन लिस्ट फॉलो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि यूनियन लिस्ट का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत सा उसमें टैक्स के बारे में बताया कि आपके पास ये टैक्स आपको ले सकते हैं पब्लिक से, ये टैक्स लगा सकते हैं आप इंडिया में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिट मिला है आपको संविधान से। आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है शेड्यूल नंबर 7 में कि यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, वो बना सकता है लॉ और कलेक्ट कर सकता है टैक्स। इसी प्रकार दूसरा है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि कौन कौन स्टेट वाले टैक्स वसूलेंगे, तो वो चीज़ स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है और वो अपना स्टेट में लॉ लगा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। कोई इसी तरह टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, वो पहले से लागू है, पास है पार्लियामेंट में, तभी हो रहा है। और अगला तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? बोथ गवर्नमेंट, मतलब कि वैसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट लेगी, माने दोनों मिल के बांट के खाएंगे। तो बोथ गवर्नमेंट मतलब कि यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का लिस्ट है, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन टैक्स लगाएगी, क्या उसका रेट रहेगा, तो वो सब कुछ
स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। अब कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है ये दोनों के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। ये दोनों मिलके बनाएंगे लॉ और कलेक्ट करेंगे टैक्स। तो ये जो भी होता है भारत का संविधान में पास होता है तभी लागू है, नियम बना हुआ है तभी। तो 3 तरह का है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देयर आर 3 शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट जो अभी बताएं, कॉन्करेंट लिस्ट। ये यूनियन लिस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नियम कानून बनाएगी। और स्टेट लिस्ट को बताया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट है, वही कानून नियम बनाएगी। इसके बाद कॉन्करेंट में दोनों मिलके, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके नियम कानून बनाएंगे आधा आधी। तो अब ये समझने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, एक्सरसाइज ड्यूटी लेती है, कस्टम ड्यूटी, CST, सर्विस टैक्स। तो ये लिस्ट में है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं गूगल में कि यूनियन लिस्ट के बारे में और स्टेट लिस्ट के बारे में, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो होता है ना इनकम टैक्स, तो 82 एंट्री, 84 एंट्री, जैसे 1944 में हुआ था एक्सरसाइज ड्यूटी कानून नियम लागू हुआ था, इसका इनकम टैक्स है 1961 में। तो ये सब इसका लिस्ट रहता है यूनियन लिस्ट में। ये यूनियन लिस्ट जो दिया हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पालन करती है। यही तो स्टेट वाले के लिए अलग लिस्ट बनाया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको लगाती है, नियम कानून कलेक्ट करती है, जैसे सेल टैक्स, वैट है, इनटी टैक्स है, एक्टी टैक्स है, जो बताया आपको। ये जो टैक्स है अभी जीएसटी जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जन मिल के टैक्स लेंगे। आपको बता देते हैं कि जैसे जीएसटी जो है हम लोग का, जीएसटी का तो हम एक अलग बहुत जीएसटी का मतलब हमको मालूम नहीं कितना क्लास चलेगा। जीएसटी का बहुत हम क्लास लेने वाले हैं, लेकिन हम टैक्स के बारे में बारीकी से कुछ बताना चाहते हैं जिससे टैक्स में दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सा टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, जो वन टैक्स वन नेशन का रूप लिया है। तो ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का आधा होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मान लीजिए कि कोई गुड्स पर टैक्स लगा 18%, तो 18% में 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कैसे होगी, क्या होगा, इसके बारे में बहुत ड्रामा है, बताएंगे आप लोग को। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हाउ मेक ए लॉ इंडिया, मतलब कि कानून कैसे बनता है इंडिया में, ये जानना जरूरी है। कोई भी कानून, जीएसटी अब कानून बन गया, जीएसटी का कैसे बना होगा ये जानना जरूरी है। जितना भी टैक्स हम बताया आपको, एक्सरसाइज हो, इनकम टैक्स हो, जो भी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, CST, वैट, सभी टैक्स, तो ये एक कानून बना है। कैसे बनता है, तो देखिए, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि हमारे घर में, हम लोग भी अपने घर में कानून बनाते हैं, कुछ होता है तो, जैसे 9 बजे से बच्चे आ रहे हैं, ये तो गलत है। अब मम्मी पापा आपस में बात करते हैं कि रात को इतनी देर से आता ही, और नहीं, इसको रोकना होगा, ये लगता है इसको गलत संगत पकड़ा गया है, ये कुछ गलत कर रहा है, आखिर जा कहाँ रहा है, इस पर नियम कानून होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी नियम कानून बनाती है। सरकार जो कोई चीज़ के लिए
और कोई एक्ट बनता है तो उससे पहले कोई रीज़न होता है क्यों बनाया जाए, काहे बनाया जाए, पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सा काम होता है। तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग घर में अपना बनाते हैं उस तरह होता है। आपको मैं बता दूं कि हर साल बजट पास होता है। क्या होता है? बजट पास होता है, मतलब कि लास्ट डे ऑफ फरवरी, मतलब कि 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट पास होता है, ठीक है। मतलब कि बजट एक तरह से प्रपोजल होता है जो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा देश कैसे चलेगा। तो देखिए, जो करेंट गवर्नमेंट पास द बिल इन द पार्लियामेंट, ये क्या है? कहने का मतलब है कि हर साल फरवरी के लास्ट, मतलब कि लास्ट डे ऑफ फरवरी 28-29 को बजट पास किया जाता है। तो ये होता क्या है कि कभी कभी इलेक्शन, कोई साल इलेक्शन होता है, मान लें कि फरवरी और मार्च में कभी कभी इलेक्शन होता है। तो उस साल क्या होता है कि जब कोई पार्टी जीत के आती है, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, ठीक है, तो जो पार्टी निकलेगी, जीत के आएगी, वो सरकार बनाएगी, तो उसी का वही सरकार बजट पास करेगी, कहने का मतलब है। अब बजट क्या है? एक प्रोपोजल होता है। प्रोपोजल माने एक ड्राफ्ट होता है। मतलब ड्राफ्ट क्या? मतलब कि जो हमारे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वो पार्लियामेंट में अपना बात रखते हैं। वो ये बताते हैं कि इस साल, आने वाला साल में ये करना चाहते हैं, इस टैक्स रेट को बढ़ाना चाहते हैं, इस वाले टैक्स को कम करना चाहते हैं, हम इतने पैसे को यहाँ खर्च करना चाहते हैं, इतना न्यू स्कूल बनाना चाहते हैं, इतना हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मतलब कि बहुत सा प्रपोज, एक पेपर ड्राफ्ट बना रहता है, ठीक है। और कि इतना एटम बम लेना है, पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध हो रहा है, तो इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, हॉस्पिटल बनाना है, मतलब बहुत कुछ, रोड, ब्रिज, तो वो सब पेपर में, एक ड्राफ्ट में, मतलब कि उसी को बिल बोला जाता है। ड्राफ्ट को ही तैयार करके आप पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ठीक है। कि वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि रेवेन्यू का सोर्स क्या है और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो उसके लिए ये डिस्कस होता है पार्लियामेंट में और प्रपोज रखा जाता है। और पार्लियामेंट में ये जब बिल पास किया जाता है तो उसमें दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो राज्यसभा में 545 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 245 हैं। अगर दोनों में 50% अगर वोटिंग होता है, मिलता है, तभी वो कानून बनता है। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इसको हम ही वोट देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक कानून बन जाता है। कहने का मतलब है कि पहला बात कि जो सरकार में पार्टी रहेगी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, ठीक है, और वो पार्लियामेंट में अपना
बिल पास करेगी। बिल में क्या कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, मतलब कि वो अपने पूरा विवरण देगी। ठीक है, अब इस पर कोई चीज़ नया चीज़ होगा, कोई जैसे जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी के बारे में रखा गया होगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में दोनों सदन में बात होता, वोटिंग हुआ होगा। ये तो 2004 से आपको बता दे कि जीएसटी लगने वाला था। जीएसटी के क्लास आगे लेंगे, अब आ गया बात तो कुछ बता ही देते हैं कि 2004 में ही लगने वाला था, लेकिन लगा कब? 1 जुलाई 2017 को लगा। हुआ क्या था कि कांग्रेस लगाना चाहती थी, तब भाजपा वाला हल्ला करता था, भाजपा वाला लगाना चाहता था, कांग्रेस हल्ला करता, तो खींचा खींची ताना तानी, मतलब कि हुआ क्या कि राज्यसभा लोकसभा में पास नहीं है, वोटिंग ही नहीं उतना हुआ, तो इस कारण से ये जीएसटी लागू नहीं हो पाया। तो बजट पास किया जाता है, उसका वोटिंग होता है, प्रेसिडेंट जी उसके एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर राष्ट्रपति इसको नहीं मानते हैं कि नहीं ये गलत है तो रोक देंगे। अगर दोनों सदन में पास हो गया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास हो गया, और प्रेसिडेंट जी चाहते हैं कि नहीं ये कानून पास नहीं होता, क्या होगा? तो आपको बता दें कि अगर ये दोनों सदन में पास हो गया तो प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति है तो वो इसको माना नहीं करेंगे। हाँ, इतना वो कह सकते हैं कि एक बार और सोच लिया जाए, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है या इसमें कुछ खामियां हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन दोनों सदन में पास हो जाने पर उनको यस कहना ही है। मतलब इसी प्रकार एक्ट बनता है, कहने का मतलब इसी तरह हिंदुस्तान में कानून बनता है कि इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, अब तो जीएसटी लागू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह भारत में हमारा ये सिस्टम है, गवर्नमेंट कैसे कानून बनता है। मतलब कि आप समझ गए कि जो सरकार, जिस पार्टी का सरकार रहता है वो पार्लियामेंट में बिल पास करता है, और लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा वोटिंग होता है, वोटिंग में 50% से ज़्यादा वोट होता है तो प्रेसिडेंट का सहमति मिलता है और एक्ट बन जाता है। तो उसी तरह जीएसटी बन गया, तो हम लोग सीखे। और एक चीज़ और जान जाइए कि हर साल सभी टैक्स का सुधार भी होता है, जिसे अमेंडमेंट कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि जीएसटी का रेट 15% है, 18% है, ठीक है, तो इसको घटाना है या बढ़ाना है, तो जब भी बजट पास किया जाएगा तो अगर इसको 18 से गवर्नमेंट चाहती है कि 22 कर दे तो ये हल्ला होगा पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में पास होगा तब ही ये कानून लाएगा कि चलो भाई अब टैक्स 18% लाएगा। तो हमको लगता है कि कैसे क्या है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ टू ऑपरेट गवर्नमेंट आवर कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी सरकार कैसे देश चलाती है। हाउ टू ऑपरेट गवर्नमेंट आवर कंट्री, समझ में आया कि हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, देश को कैसे चलाती है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सरकार है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑपरेट वेरियस मिनिस्ट्री, वो बहुत सा मिनिस्ट्री बनाई है। मिनिस्ट्री मतलब डिपार्टमेंट, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री,
लेबर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया है। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस के बारे में हमको पढ़ना है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री आज के डेट में कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन इज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारा देश जो चलता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका, और उस डिपार्टमेंट का एक मंत्री है, और मंत्री के जिम्मेदारी पर दिया गया है। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर बना दिया गया है। पहले अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्टर, अब निर्मला सीतारमन है। तो हर डिपार्टमेंट में एक मंत्री है ही, तो ये डिपार्टमेंट वाइज सबको काम दिया गया है। इतना तो समझें। ये सब हम बेसिक बात बताने का मेरा बस यही तात्पर्य है कि हम टैक्स के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बता दें और कि जीएसटी को पकड़ में आप लोग आए। तो होता क्या है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके जिम्मे 2 डिपार्टमेंट दिया गया है, एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? माने फाइनेंस मिनिस्टर को 2 विभाग दिया गया है। एक विभाग दिया गया है, डिपार्टमेंट दिया गया है कि कहाँ से पैसा आएगा कि हमारा देश चलेगा। एक डिपार्टमेंट है एक्सपेंडिचर है कि वो पैसा आएगा तो कहाँ कहाँ खर्च होगा। मतलब देश को बढ़ाने के लिए, नेशन को डेवलप करने के लिए फोर्स पर ज़्यादा खर्च किया जाएगा, कि एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, कि हेल्थ पर खर्च किया जाएगा। तो ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है। फाइनेंस के बारे में कि मतलब कि वो आय कहाँ से करेगी और खर्च कहाँ करेंगे। इसका डिपार्टमेंट 2 होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिम्मेदारी पर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जहाँ जो इनकम होता है वो रेवेन्यू कहाँ से आती है? एक CBDT होता है, एक CBEC होता है। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि देखिए, सेंट्रल इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, मतलब जितना भी डायरेक्ट टैक्स है वो सब जाता है CBDT के पास। बात को समझिए, मतलब कि CBDT माई बाप है इनकम टैक्स का। मतलब जो भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है तो इस जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एडमिनिस्ट्रेटर है, संचालन करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये पैसा जमा होता है और ये सब कंट्रोल करता है CBDT, एडमिनिस्ट्रेशन वही करता है। इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में। मतलब कि कोई एक्ट कैसे बनता है तो बता दिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर के जिम्मेदारी पर 2 चीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और ये भी हम बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में होता है CBDT और होता है CBEC। अब CBEC क्या है? और CBEC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। मतलब कि सेंट्रल बोर्ड एक्साइज एंड कस्टम, मतलब कि इनडायरेक्ट इस जो भी टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट लेती है, और CBDT डायरेक्ट टैक्स लेती है। कहने का मतलब है जैसे आपको एक्साइज का हो गया, कस्टम का हो गया, सर्विस टैक्स का भी इसी के जिम्मेदारी पर है कि यही इसका हिसाब करेगी, कलेक्ट करेगी, रखेगी। तो इस तरह हमारा देश चलता है। और आपको
नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे इनकम टैक्स के बारे में ही क्लास चलेगा, आपको इनकम टैक्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो अब कीजिएगा सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए, नए नए वीडियो के लिए बेल घंटी दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।